HIM 303 दृश्य काव्य में आज हम मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन का पाठ करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसके टेक्स्ट को जानेंगे, टेक्स्ट से परिचित होंगे। पात्र है अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, यानी अंबिका और मल्लिका के बीच में माता और पुत्री का संबंध है। कालिदास कवि, कालिदास और मल्लिका के बीच जो संबंध है वो नाटक को पढ़ते वक्त आप देखेंगे। दंतुल एक राजपुरुष, मातुल यानी मामा कालिदास के मामा है, निषेप ग्राम पुरुष है, विलोम भी एक ग्राम पुरुष है, रंगिनी और संगिनी नागरी यानी शहर की रहने वाली स्त्रियां हैं जो कि राजकुमारी के साथ आती हैं और राजकुमारी का नाम है प्रियंगु मंजरी। अनुनासिक अधिकारी है, अनुस्वार भी अधिकारी है। अंक 1, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोका है जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर उन पर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। इस बार एक बार झरोकों की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो, देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा देती है। चारों ओर दुहारे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी में पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका सिर उठाकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के स्वर सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, गुनगुनाने लगती है।
कुवलय दल नीलय रुन्नस्तै स्त्रोत नम्रई। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दूं? मधुपवन विधूर्त मंद मंद चरभी। अपहृतमिव चेतस्तो यदैः सेन्द्र चापैः पथिक जन वधूनाम तद्वियोगा कुलानाम। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि यह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा बादल में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए शेष धान मैं पटक दूं, या कहो तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रखाती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल लेती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। कुछ दूर कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी झरोके के पास जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द दूर आकर पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछले महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब भी मैंने यही आकृतियां देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर हाथ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे वहां से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। चार उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वयं में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है।
ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। हाँ। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, इसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें स्नेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे का पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम क्यों चल दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल काम करेंगे। हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ऐसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्त से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी दो तीन राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर आते जाते देखा है। माँ कहती हैं, जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट हैं। कालिदास हरे शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलाज भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए वापस आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन
उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में ले दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर उसे देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला लेता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। तंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाती लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी अस्तारण पर। अंबिका सहसा अंदर से प्रवेश करती है। अंबिका, इस घर के तल्प और अस्तारण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और अस्तारण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का स्तारण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कभी कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम उन्हें कैसे जानते हो कि वे कभी कालिदास हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है।
आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। धनतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तो मैं इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं बहुत दूध से नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राजू ने सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आसान बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहां दोष है वहां अवश्य बात दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसीलिए कि वे मातुल की गौएं नहा कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखती हूँ, उसको देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ, तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है, मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है, उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती थी? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों की तरफ देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी, फिर कह दो यह मेरी नई विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं।
मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आ जाता है। मातुल, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ अरे मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या ऐसी दिन के लिए यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कहता हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु 2 रथ रथवाह 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिने की बात कर रही थी। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंश वस्तंस कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की बात ही क्या है? सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं कविता की का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती से अपने अंशुक को उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ाती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी लोक नीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि यह लोक नीति और मूढ़ नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निषेप बाहर से आता है। निषेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ आए हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? निश्चय, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल, यह भी कहा था किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निश्चय, किंतु मातुल। मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निश्चय, नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निषेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल, कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य व्यवहार लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु इस समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी के एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल लौटने कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा कविवर्य, आचार्य आपको
साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है, सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे की दृष्टि मुझ पर डालकर मुझको देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हूँ, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे आऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निषेध से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निषेध, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां भी हों, उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निषेध, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ? निषेध, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा? निषेध, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निषेध, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निषेध, मैं चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्रतीत होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है! निषेध, विचक्षणता? अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निषेध, इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निषेध को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि को अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। निषेध, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता। हाँ। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निषेध, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हठ नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे अपना हठ छोड़ दें। अंबिका निषेध की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हठ छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निषेध, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निषेध, मैंने वह अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निषेध, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से माँ की अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निषेध, निषेध बाहर का व्यक्ति नहीं है माँ। अंबिका, अंबिका, मल्लिका,
यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है, जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है, जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं, जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका की कंठ से रुंधा स्वर निकलता है, भावना। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर वापस चला जाता है। विलोम, गिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुंह की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर से दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने की दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानती हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम, मल्लिका को सह नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ अच्छा कर देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होगी, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम कब तक नहीं रही? कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारे तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखों के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तो मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैन ही चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम कर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ, तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में दिखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकती हो। अग्निकाश के पास जाकर उसे सहलाने लगता है।
प्रकाश उसके मुंह पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, जानता हूँ आचार्य, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ब्रह्म पार्थिव को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमिया। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है, और इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ है जो तुमसे छुपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ, तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो जो कल तक थे। मल्लिका झरोके के पास से उधर को बढ़ाती है। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक इस ग्राम प्रांतन में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप? विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यहाँ स्पष्ट बता दें कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतन में चलकर किसी से भी पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर आधार उसे आधार में उसे आधार से उठा हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा?
साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाश का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा में आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाश का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आप पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गई। कालिदास झरोखे के बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजर्षय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, अब वह प्रश्न मैं हूं ना? उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इतनी गीली हैं, इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कुल्फियां रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर ठोड़ी भी रख देती है। विश्वास हो ना कि विश्वास करती हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए चाहे कहती हूँ, जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रहे मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जिसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचती, नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे, कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सुखा भी सकती है। फिर टहलने लगता है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। उसकी तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हिरण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर
नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसकी हाथ पकड़े रहता है। मलका पलकें झपककर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ। देखना, मैं भी तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लो? मल्लिका, नहीं, विदा मैं नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई पीछे से उठती है। अंबिका अंदर से जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका देती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ। मैं स्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगी। पुनः हाथों से मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है, यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है।